अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज लेक्चर नंबर 13 का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस और साथ साथ जो एडिशनल एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो इसके एमसीक्यूज़ आप देख सकते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, व्हेन वी किक अ स्टोन वी गेट हर्ट, दिस इज़ ड्यू टू। तो इसका आंसर रिएक्शन होगा। ठीक है, लास्ट ऑप्शन। तो बेसिकली इस एमसीक्यूज़ में उन्होंने ये कहा है कि जब हम एक पत्थर को हिट करते हैं तो हम तकलीफ़ हमें होती है, हम जो है वो दर्द महसूस करते हैं, हर्ट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है, रिएक्शन की वजह से। क्योंकि जब भी किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई की जाती है तो बदले में भी एक फ़ोर्स अप्लाई होती है उस चीज़ की वजह से। तो वो जो पत्थर की फ़ोर्स हम पे लगेगी वो क्या होगी? वो रिएक्शन की फ़ोर्स होगी, जो कि न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक। आगे दूसरा एमसीक्यूज़ है, एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स मोशन विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन अनटिल। कि एक ऑब्जेक्ट है वो अपनी मोशन को कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कब तक जारी रखेगा? तो इसका आंसर है कि द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज़ ज़ीरो। तो ये इसका बी ऑप्शन आप लगा सकते हैं कि जब इस पे रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी तब तक वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल सकता है। तो ये चीज़ हमने चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस की थी थोड़ी बहुत। आगे एमसीक्यूज़ नंबर 3 आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में से कौन सी होगी? तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बाकी जो हैं वो सारी कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, यानी कि जब फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है दो ऑब्जेक्ट्स का तब ये तीनों फोर्सेस अप्लाई होती हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी नहीं होता। तो 3.4 न्यूमेरिकल है, अ बॉल विद इनिशियल मोमेंटम p हिट्स अ सॉलिड वॉल एंड बाउंसेस बैक विद द सेम वेलोसिटी, इट्स मोमेंटम p डैश आफ्टर कोलिजन विल बी। तो इसका आंसर आ जाएगा नेगेटिव में, यानी कि आंसर इसका होगा ये वाला, p डैश इज़ इक्वल टू माइनस पी। कि वो जो मोमेंटम होगा टकराने से पहले, इनिशियल मोमेंटम p, वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जो आफ्टर कोलिजन है वो तो ऑपोजिट है, इसीलिए दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। बॉल जो है वो बाउंसेस बैक, पीछे की तरफ दोबारा वापस आएगी, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में हरकत करेगी। तो मोमेंटम इसका फिर नेगेटिव हो जाएगा, जबकि p और p सेम रहेंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज़ इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये तो जनरल रूल है। ठीक है, इसके बाद पांचवा एमसीक्यूज आ जाएगा कि अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v कोलाइड्स विद अनदर पार्टिकल ऑफ सेम मास एट रेस्ट, द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर कोलिजन इज़। तो इसका आंसर ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, क्योंकि वो अपनी वेलोसिटी अगले पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर देगा, तो ख़ुद जो है वो रेस्ट की हालत में आ जाएगा, वो अपना मोमेंटम दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर देगा। ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में इसे बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया भी था, तो वहाँ उस लेक्चर में आप इसको समझ सकते हैं। आगे 3.6 न्यूमेरिकल है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज़ इक्विवेलेंट टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये न्यूटन के तीसरे लॉ के इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें कोलिजन होती है, एक्शन और रिएक्शन होता है, एक जिस्म दूसरे जिस्म के साथ टकराता है और दूसरा जिस्म बदले में पहले जिस्म पर भी फोर्स अप्लाई करता है। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ ही है जिसमें एक्शन और रिएक्शन इन्वॉल्व हो जाते हैं। आगे एमसीक्यूज नंबर 3.7 है, एन ऑब्जेक्ट विद अ मास ऑफ 5 kg मूव्स एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, अ कॉन्स्टेंट फोर्स एफ एक्ट्स फॉर अ 5 seconds ऑन ऑब्जेक्ट एंड गिव्स इट अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज। तो बेसिकली ये न्यूमेरिकल है। तो ये न्यूमेरिकल को सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा -12 न्यूटन। तो ये कैसे सोल्व होगा, इसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। तो ये 3.7 एमसीक्यूज़ में जो फार्मूला इस्तेमाल हुआ वो बेसिकली फार्मूला है F इज़ इक्वल टू एम ए, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है। अब हमने एक्सेलरेशन की जगह पुट कर देना है एक्सेलरेशन का फार्मूला, जो कि होता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो ये फार्मूला जब पुट करेंगे आपने यहाँ पर देख लेना है, जो ये 10 मीटर पर सेकंड है ये इनिशियल वेलोसिटी है, जो 5 सेकंड है ये टाइम है, और 2 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी है, और ऑपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक वैल्यू के साथ आपने माइनस लगा देना है, या तो आप 2 के साथ माइनस लगा दें या तो 10 के साथ माइनस लगा दें, तो आपका आंसर आ जाएगा सोल्व करने के बाद -12 न्यूटन फोर्स का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली सिंपल फोर्स और एक्सेलरेशन के फार्मूले से आंसर आ गया। 3.8 एमसीक्यूज है, अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इन दिस केस इट इज़ ईजी टू डिटर्मन। तो इसका आंसर है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि इम्पल्स होता है। इम्पल्स तब भी लगती है जब एक लार्ज फोर्स अप्लाई होती है, तो ये बेसिकली इम्पल्स की ही डेफिनेशन लिखी हुई है, आप पिछले लेक्चर में देख भी सकते हैं। 3.9 एमसीक्यूज है कि आ लुब्रिकेंट इज़ यूजली इंट्रोड्यूस बिटवीन टू सर्फेसिस टू डिक्रीज फ्रिक्शन। के ऑयल या लुब्रिकेंट वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं दो सर्फेसिस के दरमियान फ्रिक्शन कोड अगर को कम करने के लिए। तो लुब्रिकेंट क्या करती है? लुब्रिकेंट प्रिवेंट्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्फेसिस। तो इसका आंसर आप लोगों ने सी
सी ऑप्शन लगा देना ये वाला, ठीक है। प्रिवेंट्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्फेसिस, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है वो कम कर देती है, उसे रोक लेती है, ठीक है। क्योंकि लुब्रिकेंट ऑयली होगी तो वो फ्रिक्शन को कम कर देगी। तो वो कैसे कम करेगी, वो उनका कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे वो जो है उनका डायरेक्ट जो राब्ता है उसको स्लो कर देगी, ख़त्म कर देगी। तो ये MCQs थे आसान से। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं इस एक्सरसाइज के, जो कि इंपॉर्टेंट वाले हैं, वही बस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में भी सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले और इसी तरह एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs ये स्क्रीन के ऊपर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ से उसे देख लें। तो ये एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले 3.1 शॉर्ट क्वेश्चन देखें। वो लिखा है व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इन मोशन मे बी प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स, कि जब भी फोर्स किसी जिसम पे अप्लाई होती है तो अगर वो जिसम मोशन कर रहा है तो मोशन में क्या क्या चेंजेस आएंगी। तो उसका आंसर लिखा है अ फोर्स कैन पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट, इट स्टॉप्स और चेंजेस द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो बेसिकली वो वेलोसिटी की डायरेक्शन वगैरह चेंज करेगी और मैग्नीट्यूड को या तो उसकी वेलोसिटी को रोक देगी, ठीक है। और पुश और पुल की ये फोर्स होती है। तो आसान सी इसकी जो फोर्स की बेसिक डेफिनेशन है वही हमने यहाँ पर लिख दी। आगे 3.3 शॉर्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इन फ्री स्पेस, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू मूव विद दिस वेलोसिटी। कि एक फ्री स्पेस के अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू, कि वो कितनी देर तक इसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ इन फ्री स्पेस विद नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग इनडेफिनेटली एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। तो वो हमेशा हमेशा उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा क्योंकि स्पेस के अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होती ही नहीं। और न्यूटन के पहले लॉ के मुताबिक कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो वो करता ही रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो, और स्पेस में कोई फोर्स अप्लाई होगी नहीं, इसीलिए वो उसी स्पीड से चलता रहेगा। आगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है वाई हैज़ नॉट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बिट बीन प्रूव्ड ऑन दी अर्थ। तो इसका आप आंसर देख सकते हैं कि ज़मीन पर इसको क्यों नहीं प्रूव किया गया। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ अज्यूम्स नो एक्सटर्नल फोर्सेज बट ऑन अर्थ फोर्सेज लाइक फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंट ऑल ऑलवेज प्रेजेंट। तो बेसिकली ज़मीन पर जो होता है हमेशा कोई ना कोई फोर्स लग रही होती है, चाहे वो फ्रिक्शन हो चाहे वो रेजिस्टेंस की फोर्स हो। जबकि न्यूटन का पहला लॉ तब लगता है जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है। तो इसीलिए ये यहाँ पर ज़मीन पे अप्लाई इसे प्रूव नहीं किया गया। और 7वां शॉर्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं द फोर्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन सेकंड लॉ इज़ अ नेट फोर्स वाई इज़ इट सो। ये जो फोर्स अप्लाई होती है न्यूटन सेकंड लॉ में वो नेट फोर्स है। क्यों नेट फोर्स है ये आपने बताना है। द फोर्स इन न्यूटन सेकंड लॉ इज़ नेट फोर्स बिकॉज इट अकाउंट फॉर ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग द एक्चुअल एक्सेलरेशन। तो बेसिकली बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है कि जिसम के ऊपर जितनी भी सारी फोर्सेज लग रही हों तो उन तमाम फोर्सेज को सम करके जमा करके जो आंसर आता है वो नेट फोर्स होती है। और उसी के बारे में न्यूटन सेकंड लॉ में डिस्कस किया जाता है जो कि बेसिकली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। इसके बाद 8वां शॉर्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं हाउ कैन यू शो दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेसर दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी हुई है, इस एग्जांपल को आप रीड करें। बिल्कुल आसान सी एग्जांपल है, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्यों कम होती है उसका आंसर यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं। इसके बाद आगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन आ जाएंगे जिनमें 3.2 शॉर्ट क्वेश्चन आप देख लें। इनफ्लेटेबल एयर बैग्स आर इंस्टॉल्ड इन व्हीकल्स एज सेफ्टी इक्विपमेंट इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम व्हाट इज़ एडवांटेज ऑफ एयर बैग्स ओवर सीट बेल्ट्स। तो ये बुक के अंदर साइड बॉक्स भी बना हुआ है, सेम वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर इसका आंसर लिख दिया है। तो ये भी आसान है कि एयर बैग्स को व्हीकल्स में क्यों जो है इंस्टॉल किया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि अगर एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस हों तो वो उसमें चोट लगने का ख़तरा ये कम कर देते हैं, ये इसके अंदर हवा बढ़ी जाती है, ठीक है। तो ये सारा आप इसे रीड करें, बिल्कुल आसान सा ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3.4 और 3.5 आप लोग देख लें कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स में कि व्हेन अ क्रिकेट बॉल हिट्स हाई अ फील्डर ट्राइज टू कैच इट वाइल होल्डिंग द बॉल ही ड्राज हैंड्स बैकवर्ड वाई। कि जब एक बॉल को कैच करें तो हमारे हाथ नीचे की तरफ झुकते हैं, उन्हें फोर्स लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि जो हैंड्स होते हैं वो रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ बॉल बाय इंक्रीजिंग द टाइम इंक्रीज़ करने की वजह से जो बॉल का असर है हाथ पे लगने का वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है जो इम्पल्स वाले टॉपिक में हमने डिस्कस भी किया था डिटेल से। आगे 3.5 शॉर्ट क्वेश्चन है व्हेन समवन जंप्स फ्रॉम अ स्मॉल बोट ऑन टू द रिवर बैंक व्हाई डज द जंपर ऑफन फॉल इनटू द वाटर एक्सप्लेन। कि जब एक छोटी बोट हो तो उससे अगर कोई आदमी जंप करे रिवर के किनारे के ऊपर, ठीक है, तो वो पानी के अंदर क्यों अक्सर गिर जाता है, इसको एक्सप्लेन करना है आपने। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं ये। तो ये कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन थे जो कि इंपॉर्टेंट वाले हैं, वही सिर्फ मैंने आपको बताए हैं, बाकी जो हैं उनके आने का चांस थोड़ा कम है, ठीक है। इसके अलावा जो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये एडिशनल SLO बेस्ड
शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन हैं, साइड बॉक्सेस वगैरह हैं, और इसके साथ जो बुक में एग्जांपल्स वगैरह दी हुई हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे उन्होंने एक एक लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये वो वाले शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इनको याद करें। अगर कोई क्वेश्चन आपको इनमें से समझ नहीं आता तो वो आप लोग मुझे बताएं, मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूँगा। ठीक है, बहरहाल है ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ये 15-20 बल्कि 23 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लेकिन आसान है। एक एक दो दो लाइनों में इनके जवाब लिखे हुए हैं, तो ये आप इन्हें रीड करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएंगे। इसके बाद एमसीक्यूज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो एडिशनल एक्स्ट्रा हैं। तो ये एडिशनल एमसीक्यूज़ हैं, इन्हें आप देख सकते हैं, इनके आंसर भी साथ ही उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो ये तमाम एमसीक्यूज़ को आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं, इनको रीड करें। टॉपिक वाइज जो बुक के अंदर साइड बॉक्सेस हैं, ये वो एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, जो बुक में साइड बॉक्सेस वगैरह हैं, जो एग्जांपल्स वगैरह हैं, ये वो एमसीक्यूज़ आपके पास लिखे हुए हैं। इनके स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इन्हें अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं और अपने जो टेस्ट वगैरह होते हैं एकेडमीज़ में, स्कूल्स वगैरह में, वहाँ आप लोग इन्हें याद करके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।